हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो टॉप 50 क्वेश्चंस का है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप जो है थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों कल जो है हमारा 11 बजे मॉक टेस्ट था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो मॉक टेस्ट 4 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे जो है आपको प्ले लिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप मॉक टेस्ट 1, 2, 3, 4 चारों अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब आज के क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं हम। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख रहे होइएगा कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। अब आपको पता ना कि लेजर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेजर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। लेजर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर। किस पर, तो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर जो है लेजर काम करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र के मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है। क्वेश्चन क्या है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है। दोस्तों किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना पड़ता है, तो लोकसभा का। किसका, लोकसभा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा भी इसे स्किप मत कीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है, यानी कठोर सतह वाला। कौन सा, कठोर सतह वाला। तो अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो दोस्तों कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो पार्थिव ग्रह नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन क्या दोस्तों कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1957 में। कब हुई थी, 1957 में। तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना जो है 1957 में हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5 और क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो किसने, मैडम भीकाजी कामा ने। किसने, मैडम भीकाजी कामा ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन है हमारा कि रक्त बिंबाणु को और किन नामों से जानते हैं। किसको, रक्त बिंबाणु को। तो दोस्तों रक्त बिंबाणु को जो है और किस नाम से जानते हैं, तो जल्दी से आपको कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, थ्रोम्बोसाइट के नाम से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। रक्त बिंबाणु को किस नाम से जाना जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि भारत के आज़ादी होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई। तो दोस्तों भारत के आज़ादी होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि जो है समाप्त हो गई। तो किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी होने के शुभ अवसर पर कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि जो है वो समाप्त हो गई है। तो किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कौन थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे, राष्ट्रपति थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इजी है। और क्वेश्चन है कि जापान देश की राष्ट्रीय पशु क्या है। तो दोस्तों जापान देश की राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आप ही के लेवल का क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि जापान देश की राष्ट्रीय पशु क्या है। तो दोस्तों क्या है जापान देश की राष्ट्रीय पशु, तो आइबिस। क्या है, आइबिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। आइबिस जो है वो जापान देश की राष्ट्रीय पशु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, हीलियोथेरेपी। क्या कहा जाता है, हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी क्या है, तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया है। तो सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर कि गुलाब दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों गुलाब दिवस जो है कब मनाया जाता है, अभी 2 दिन पहले जो गुलाब दिवस मना है। तो गुलाब दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों गुलाब दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार जो है गुलाब दिवस जो है वो मनाया जाएगा 12 फरवरी को। कब, 12 फरवरी को। तो गुलाब दिवस जो है कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 11 और क्वेश्चन है हमारा कि निशांत बाग कहाँ पे है। तो दोस्तों निशांत बाग जो है वो कहाँ पे है। तो निशांत बाग जो है वो है जम्मू में। कहाँ पे, जम्मू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निशांत बाग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। क्वेश्चन है कि किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है। तो दोस्तों किसी रोलिंग प्लान की जो है क्या विशेषता होती है, तो लोचनशीलता। क्या होती है, लोचनशीलता। तो किसी रोलिंग प्लान की विशेषता होती है लोचनशीलता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इजी है और क्वेश्चन है हमारा कि एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है। आपको बताना है कि अवतल लेंस जो है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों अवतल लेंस जो है वो आभासी, सीधा और ह्रासित प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आभासी, सीधा और ह्रासित। तो एक अवतल लेंस जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था। तो मुगल काल में जो है किस बंदरगाह को जो है बाबुल मक्का कहा जाता था। तो किस बंदरगाह को कहा जाता था बाबुल मक्का। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सूरत बंदरगाह को जो है मुगल काल के समय में बाबुल मक्का कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर। क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है। क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है। तो कौन सा रेजिमेंट सबसे पुराना है, तो बॉम्बे सैपर्स। कौन सा, बॉम्बे सैपर्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन था कि भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है, तो कौन सा है, बॉम्बे सैपर्स। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 16 और क्वेश्चन है हमारा कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट हेलेंस कहाँ स्थित है। कौन सा, तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो पर्वत माउंट कौन सा, सेंट हेलेनस। सेंट हेलेनस क्या एक ज्वालामुखी है, तो जो कि कहाँ पे स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर कि आर्थिक योजना का अभिप्राय है। तो दोस्तों आर्थिक योजना का अभिप्राय जो है वो किससे है। तो आर्थिक योजना का अभिप्राय जो है वो किससे है, तो स्रोत विनियोजन से। किससे, स्रोत विनियोजन से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आर्थिक योजना का अभिप्राय है स्रोत विनियोजन से। तो आज का सेशन जो है वो आपके लेवल के थोड़ा ऊपर है, तो दोस्तों इसे आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे भी आ सकता है, क्योंकि हमारे लेवल का एग्जाम जो है वो हमेशा आगे ही रहता है। तो आपको जो इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा कि आर्थिक योजना का अभिप्राय है स्रोत विनियोजन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 नंबर पे। क्वेश्चन है कि यहूदियों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हिंदुओं की पूजा स्थल को मंदिर कहा जाता है, उसी प्रकार यहूदियों की पूजा स्थल को जो है क्या कहा जाता है। तो बताइए यहूदियों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो सिनेगॉग। क्या कहा जाता है, सिनेगॉग कहा जाता है। तो यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है, जबकि हिंदुओं के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदिर। तो यहाँ पे यहूदियों का पूजा स्थल हो जाएगा सिनेगॉग। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि प्रथम मानवरहित अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो अब आपको बताना है कि प्रथम मानवरहित अंतरिक्ष यान जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है? लूना 16। कौन सा? लूना 16। लूना 16 जो है वो प्रथम मानवरहित अंतरिक्ष यान है। कौन सा? लूना 16। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, और इस क्वेश्चन के साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो हमारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कल के मॉक टेस्ट में हमने टोटल 52 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था, तो इसे जो आप अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा कि मलेरिया जो है वो किस वर्ग से जनित रोग है। क्वेश्चन है कि मलेरिया जो है वो किस वर्ग से जनित रोग है। तो बताइए किस वर्ग से जनित रोग है मलेरिया। तो यह जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा? प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। मलेरिया किस प्रकार से जनित रोग है? प्रोटोजोआ से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होता है। क्या दोस्तों किसी गतिशील पिंड का वेग जो है आधा करने पर उसके संवेग में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों उसका संवेग जो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर पिंड का वेग आधा होता है तो संवेग भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी वेग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? संवेग का। किसका? संवेग का। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। जैसे कि आप देख भी सकते हैं पी इक्वल फॉर्मूला, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? पी इक्वल एम वी। तो दोस्तों भी क्या है? वेलोसिटी है। पी क्या है? मोमेंटम है। तो दोस्तों ये जो है क्या है? पी जो है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो मास और वेलोसिटी का। मास और वेलोसिटी का। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये संवेग भी बढ़ेगा, यानी मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो इसी प्रकार अगर वेग आधा होगा तो उसका संवेग भी आधा होगा। इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल एम वी, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो यही पे क्वेश्चन है कि वेग आधा करने से उसका संवेग होता है आधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है। क्वेश्चन कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जल गैस। क्या कहलाता है? जल गैस कहलाता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण जो है क्या कहलाता है? जल गैस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ओलिव की शाखा, किसकी शाखा? ओलिव की शाखा जो है किसका प्रतीक है। तो दोस्तों ओलिव की शाखा जो है वो किसका प्रतीक है? तो सभ्यता और संस्कृति का। नहीं सॉरी, ओलिव की जो शाखा है वो किसका प्रतीक है? तो शांति का। किसका? शांति का। तो ओलिव की जो शाखा है वो शांति का प्रतीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी। ओलिव की शाखा जो है शांति का प्रतीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और कल ही हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था इस क्वेश्चन को, और लगातार 2 दिन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि घरेलू विद्युत आवेश में आवृत्ति होती है। अब आप बताइए कि घरेलू विद्युत आवेश में जो है कितनी आवृत्ति होती है। तो दोस्तों जैसे कि बता दूं कि हर एक देश जो है अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज करता है। आपको बताना कि भारत में जो है घरेलू विद्युत आवेश में कितनी आवृत्ति यूज की जाती है। तो बताइए कितनी यूज की जाती है? 50 हर्ट्ज। कितनी यूज की जाती है? 50 हर्ट्ज। तो भारत में जो है 50 हर्ट्ज यूज किया जाता है, जबकि यूएसए में जो है कितना यूज किया जाता है? 60 हर्ट्ज। यूएसए में कितना? 60 हर्ट्ज। तो हमारे भारत में जो है 50 हर्ट्ज यूज किया जाता है। तो हमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। घरेलू विद्युत आवेश में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का सही यूनिट क्या हो जाता है? हर्ट्ज। तो कितनी हर्ट्ज यूज की जाती है? 50 हर्ट्ज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि किसी सेल का विभवांतर बल मापा जाता है। क्या है? विभवांतर बल यानी वोल्ट। ठीक है, तो किसी सेल का यानी बैटरी का विभवांतर बल जो है मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो किसी सेल का विभवांतर जो है वो किससे मापा जाता है दोस्तों? तो मापा जाता है विभव मापी से। किससे? विभव मापी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट करना है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है जो निकलती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है क्या है? एक गर्म पानी की समुद्री धारा है। तो ये जो है कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये जो है कहाँ से निकलती है? जल्दी से बताइए। गल्फ स्ट्रीम जो है कहाँ से निकलती है? तो ये जो है मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मैक्सिको की खाड़ी से। तो इसका सही आंसर होगा बी।
और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है जो कहाँ से निकलती है, तो मैक्सिको की खाड़ी से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था। आपको बताना है कि सिकंदर ने जो है किस समय पर भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 326 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि चोलकालीन स्वायत्त शासन प्रणाली की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। क्वेश्चन क्या है, चोलकालीन स्वायत्त शासन प्रणाली की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य स्रोत क्या था, तो उत्तर मेरुर अभिलेख। कौन सा, उत्तर मेरुर अभिलेख। इसका मुख्य स्रोत जो था वो था उत्तर मेरुर अभिलेख। तो चोलकालीन स्वायत्त शासन प्रणाली की जानकारी का मुख्य स्रोत था उत्तर मेरुर अभिलेख। अभिलेख से जो है इसका जानकारी मिलता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दमन एवं द्वीप के मध्य स्थित है। तो दोस्तों बताइए निम्न में से कौन सा जो है दमन और द्वीप के बीच में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट करना है कि निम्न में कौन दमन और द्वीप के मध्य स्थित है। तो कौन मध्य स्थित है, तो खंभात की खाड़ी। कौन स्थित है, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी जो है कहाँ पर स्थित है, दमन और द्वीप के मध्य में। दमन और द्वीप के मध्य में स्थित है खंभात की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। क्वेश्चन है हमारा कि सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है। कौन सा द्वीप, तो सेंट जॉर्ज द्वीप। तो दोस्तों सेंट जॉर्ज द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वास्को डी गामा के पास। कहाँ पे, वास्को डी गामा के पास। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सेंट जॉर्ज द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है, वास्को डी गामा के पास। इसका सही आंसर होगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है। अब आपको बताना है कि मानव के शरीर में सबसे अधिक आयोडीन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि में। कहाँ पे, थायराइड ग्रंथि में। तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि में जो है सबसे अधिक आयोडीन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ए। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपकी मेजरमेंट से कि एक नॉटिकल मील कितने मील के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में 4 बार पूछा जा चुका है कि एक नॉटिकल मील जो है कितने मीटर के बराबर होता है। तो बताइए एक नॉटिकल मील जो है कितने मीटर के बराबर होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कितने के बराबर, 1852 मीटर के बराबर। किसके बराबर, तो 1852 के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक नॉटिकल मील जो है कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1852 मीटर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 33 नंबर। क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी है। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो है वो कौन थी, नरगिस दत्त। कौन थी, नरगिस दत्त। तो राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि कॉरपोरेट टैक्स, क्या कौन सा, कॉरपोरेट टैक्स जिसके हम निगम कर कहते हैं वो किस पर लगाया जाता है। तो दोस्तों कॉरपोरेट टैक्स जो है वो किस पर लगाया जाता है, तो यह कर जो है वो किस पे लगाया जाता है, तो कंपनियों की आमदनी पर। किस पर, कंपनियों की आमदनी पर। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कंपनियों की आमदनी पर लगाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 35 नंबर कि योजना में कोर सेक्टर से आशय है। आपको बताना कि योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय है। तो दोस्तों क्या आशय है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या आशय है, तो चयनित आधारीय उद्योग। कौन सा, चयनित आधारीय उद्योग। तो योजना में कोर सेक्टर किससे संबंधित है, तो चयनित आधारीय उद्योग से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। किसने कहा था कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। तो दोस्तों किसने कहा था, तो यह कथन जो है किसका है, बहादुर शाह जफर का। किसका है, बहादुर शाह जफर का। तो तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की, यह कथन किसका है, बहादुर शाह जफर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो भारत में जो वित्तीय आयोग है यानी फिनेंशियल डिपार्टमेंट, तो उसका मुख्य कार्य जो है क्या है। तो वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो इसका मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। किसका। तो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना किसका मुख्य कार्य है। तो वित्तीय आयोग का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। तो मक्खी का जो लार्वा है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है मैगट। क्या कहलाता है। मैगट कहलाता है। तो मक्खी का लार्वा जो है क्या कहलाता है। मैगट कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। मक्खी के लार्वे को क्या कहा जाता है। मैगट। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। किसका। तो स्थगन प्रस्ताव का। तो दोस्तों स्थगन प्रस्ताव का मतलब जो है क्या होता है। इसका उद्देश्य जो है क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना। तो स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। तो सदन के ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है। तो पॉलिटी से। किससे। पॉलिटी से। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यानी हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। क्वेश्चन क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित होती है। तो किस में निहित होती है। तो दोस्तों किस में निहित होती है। तो राज्यपाल में। किस में। राज्यपाल में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित होती है। राज्यपाल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। जबकि केंद्र में किसका निहित होता है शक्ति। तो राष्ट्रपति का। किसका। राष्ट्रपति का। लेकिन राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं। कौन सा। ब्लू चिप। तो ब्लू चिप कंपनी जो है वो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो जिसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो। जिसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो उसे ब्लू चिप कहा जाता है। क्या कहता है। ब्लू चिप कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। जिसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 42। और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाने वाला राग है। क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाने वाला राग है। तो कौन सा राग जो है वो रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। तो कौन सा राग। तो राग भूपाली। कौन सा। राग भूपाली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा रात्रि के प्रहर में गाया जाने वाला राग है। तो राग भूपाली। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू हुई। अब आपको बताना है कि ओलंपिक खेलों में महिला की जो भागीदारी है वो कब से शुरू हुई। तो दोस्तों कब से शुरू हुई है। तो 1900 ईस्वी से। कब से। 1900 ईस्वी से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन था कि ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी किसकी। महिला की भागीदारी जो है कब से शुरू हुई। तो 1900 से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि उल्टा झंडा किसका प्रतीक है। अब आप बताइए कि उल्टा झंडा जो है वो किसका प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है। तो दोस्तों संकट का। किसका। संकट का। उल्टा झंडा जो है किसका प्रतीक है। संकट का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। उल्टा झंडा जो है किसका प्रतीक है। तो संकट का। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और इसका आंसर आपको देना है कि आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है। तो आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि जो है वो किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है। पोडू के नाम से। किस नाम से। पोडू के नाम से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि जो है वो किस नाम से जानी जाती है। तो पोडू के नाम से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी क्लास में प्रैक्टिस किया है कि क्वेश्चन है हमारा कि हम्बोल्ट धारा। कौन सा। हम्बोल्ट धारा किस समुद्र में किस तट के निकट प्रभावित होती है। आपको बताना है कि हम्बोल्ट धारा जो है वो किस समुद्र के किस तट के निकट प्रभावित होती है। सबसे पहले बताइए कि ये किस समुद्र में प्रभावित होती है। तो हम्बोल्ट धारा जो दोस्तों वो किस समुद्र में प्रभावित होती है। तो प्रशांत महासागर में। किसमें। प्रशांत महासागर में। और किस तट के निकट। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। किसके पास। तो प्रशांत महासागर के दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास जो है हम्बोल्ट धारा प्रभावित होती है। किसकी धारा। कौन सी धारा। तो हम्बोल्ट धारा। तो यह जो है प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 47 और क्वेश्चन है हमारा कि चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है।
क्वेश्चन है कि चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी जो है वो किस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो किस पुस्तक से प्राप्त होती है? अष्टाध्यायी से। किससे? अष्टाध्यायी से। तो चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी जो है किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो अष्टाध्यायी से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए 48 नंबर, और इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। तो मार्को पोलो जो है वो कहाँ का रहने वाला था? तो मार्को पोलो जो है वो कहाँ का था? इटली का। कहाँ का? इटली का यात्री था। मार्को पोलो जो है वो कहाँ का रहने वाला था? इटली का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है, और इसका आंसर आपको देना है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। क्वेश्चन क्या है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का है, और ये जो है पहले ही क्लास में प्रैक्टिस करवाया जा चुका है। तो आपको बताना है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो किसने नष्ट किया था सोमनाथ मंदिर को? तो सुल्तान महमूद ने। किसने? सुल्तान महमूद ने। तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? सी। अब देखिए नेक्स्ट है 50 नंबर, और ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है। तो सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक किरण है। तो सूर्य से जो सबसे खतरनाक किरण कौन सी है? पराबैंगनी किरण। उससे हमें कौन बचाता है? तो कौन बचाता है? तो O3। कौन? O3। O3 क्या है? तो ओजोन है। क्या है? ओजोन। तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? तो ओजोन बचाती है, यानी O3 बचाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके इस सेशन को लाइक कीजिए, और इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब हम मिलेंगे कब? तो नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप हम इस सेशन का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ से जो आप जुड़ करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।